हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसे कि हम लोग चुंबक देखेंगे, उसमें एक धनात्मक और ऋणात्मक होता है, उससे कोई लौ का कण आकर्षित हो जाता है, उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। नोट्स में देखेंगे आवेश का मतलब चार्ज होता है, उस पर कितना चार्ज है। आवेश की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस का स्थानांतरण होता है, अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। टाइप ऑफ चार्ज देखेंगे, चार्ज कितने प्रकार के, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव आवेश और दूसरा निगेटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश होता क्या है, इसके बारे में जानें। तो पॉजिटिव आवेश के बारे में देखेंगे, धन आवेश वस्तु का अर्थ यह है कि उस पर समीपस्थ अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। धन आवेश में जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है उसमें कमी हो जाती है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग दूसरा देखेंगे नेगेटिव चार्ज के बारे में। किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का यह है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जो पहले सामान्य अवस्था थी उससे अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। अथवा या जब दो वस्तुओं की आपस में एक जोड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु के स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे धन आवेशित तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसे ऋण आवेशित कहते हैं। नोट्स में देखेंगे हम लोग सामान्य प्रकार के आवेश अर्थात सजातीय आवेशित आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। सामान्य प्रकार के एक समान प्रकार के जब आवेश होते हैं तो आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश आपस में विपरीत आकर्षित होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस नोट में दूसरा वाला। तो दूसरा हम लोगों का, जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है क्योंकि धन आवेश वे वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, धन आवेश से वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं। इस प्रकार यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाए तो उसे द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और किसी पर ऋण आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक में वैद्युत होता क्या है।
तो इसके बारे में देखें, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनके हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो हल्की वस्तु को पर आकर्षित आ जाता है, जिसे वैद्युत कहा जाता है। इस प्रकार विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तथा जिस वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है उसे चार्ज कहते हैं। तो अगले हम लोग रीडिंग देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। तो इसके बारे में देखते हैं। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। आवेश को हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट करते हैं, अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश जो होता है सदैव संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का युग विनाश होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का आवेश का जब विनाश होता है तो गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का आवेश, जो कि पेपर में अवश्य यहाँ से प्रश्न आएगा कूलाम का नियम से। तो कूलाम का नियम पढ़ते हैं। इन नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण आवेश का नियम को याद कर लेना, क्योंकि हर साल पेपर में आता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी है, इनके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अब सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। माना दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु ले लेंगे Q1 है Q2, एक दूसरे से r दूरी पर है। एक दूसरे से कितने दूरी पर? r दूरी पर है। r दूरी पर है तो इनके बीच लगने वाला बल F, जो इनके बीच लगने वाला बल है वो कितना है? F। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे F अनुक्रमानुपाती, इनके अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, F अनुक्रमानुपाती 1/r², अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², या अनुक्रमानुपाती को हम K से दर्शाएंगे। तो F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। वायु या निर्वात के लिए
के का मान 1/4πε0 होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। तो इस प्रकार यदि दो आवेश वायु या निर्वात में स्थित है तो इनके बीच लगने वाला बल यह बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R², जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर या न्यूटन कूलाम × मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक निकालने के लिए हम लोग कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का मान होता है बीमा कूलाम का मान होता है A²T²/m L² तो इसकी बीमा हो जाएगी m⁻⁻1 L⁻³ T⁴A², इसकी बीमा हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कण कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। संकेत में 1p मतलब 1 प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को -1 या तो -1 β⁴ न्यूट्रॉन को 0 4⁴ लिखते हैं, n⁴ लिखते हैं। द्रव्यमान होता है इसका 1.67 × 10⁻⁷ kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन बराबर होता है 1.67 × 10⁻23 kg। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। यह दो आवेश के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ, यदि कोई दो आवेश है उसके मध्य में परावैद्युत पदार्थ जैसे अकार्बनिक मतलब कांच, तेल, कागज आदि रख दें तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/R² होगा, जहाँ K माध्य का परावैद्युतांक कहलाता है। K एप्सिलॉन 0 बराबर एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन माध्य की वैद्युत शिथिलता है। F बराबर 1/4πε इंटू Q1 Q2/R²। 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁸ होता है। नोट्स देखेंगे हम लोग। नोट्स में यदि दो आवेशों के मध्य के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ को रख दे तो उनके बीच लगने वाला बल 1/k गुना रह जाएगा। F' बराबर F/K हो जाएगा। तो
तो हम लोग परावैद्युतांक के बारे में जानते हैं। परावैद्युतांक होता क्या? माध्य की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात में माध्य परावैद्युतांक कहलाता है। जो दोनों का अनुपात होता है उसी को कहते हैं माध्य परावैद्युतांक। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 दोनों के बीच का जो वैद्युतशीलता अनुपात होता है उसी को माध्य का परावैद्युतांक कहते हैं। के बराबर होता है एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0। ये बीमाहीन होते हैं, इनकी कोई बीमा नहीं होती है। तो हम लोग अगर नोट्स देखेंगे, नोट्स में वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1। जब वायु या निर्वात होगी तो के बराबर 1 रखना है। यदि किसी धातु के लिए अगर कोई धातु होगा तो उसके लिए के का मान इनफाइनाइट रखना है। परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ के लिए अगर कोई परावैद्युत पदार्थ है मतलब कुचालक पदार्थ है तो उसके लिए के से छोटा रखेंगे। कूलाम का नियम व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करता है, अर्थात के अनुक्रमानुपाती 1/r²। जैसे यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी को आधार कर दे तो बल 4 गुना हो जाएगा। अगर दो आवेशों के मध्य की दूरी को आधार बना देते हैं तो इस पर बल पर 4 गुना अधिक बल लगेगा। कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कूलाम बल के दिशा जो दोनों आवेशों को मिलाती है उसके अनुदिश होता है। कूलाम के नियम का सदिश रूप देखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो हम लोग माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 किसी निर्देश फ्रेम में स्थिर है। मतलब Q1 और Q2 किसी निर्देश फ्रेम में मतलब यहाँ पर स्थित है तथा उनकी मूल बिंदु O सापेक्ष स्थित सदिश में R1 व R2 इसके सापेक्ष में R1 और R2 स्थित है। यदि Q1 Q2 के सापेक्ष स्थित बिंदु R12 व Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित सदिश R21 वेक्टर R21 है तो वेक्टर R12 बराबर R1 माइनस R2। वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R2 माइनस R1। यदि R12 व R21 के अनुदिश एकांक सदिश वेक्टर R12 व वेक्टर R21 है तो वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R12 अपन वेक्टर R12 R21 का बराबर R21 वेक्टर है। R12 बराबर R21 आवेश N पर आवेश Q2 के
कारण लगने वाले बल F12 वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R1 2 का स्क्वायर इंटू R कैप 12। इसी तरह दूसरा वाला होगा वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R1 R2 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R12 अपन R12। तो F बराबर हो जाएगा F12 बराबर 1/4πε0 R1 R2 अपन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर F12 बराबर फिर पहला स्टेप 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R क्यूब 12 इंटू R1 माइनस R2। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार जब निकालेंगे F21 का तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन 2 1 का क्यूब R2 माइनस R1 का R1 कोष्टक। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो F12 बराबर है माइनस F21। तो आगे हम लोग देखेंगे नोट्स में देखेंगे धन आवेश और ऋण आवेश की संकल्पनाएं। तो धन आवेश और ऋण आवेश की संकल्पनाएं अर्थात समान और विपरीत प्रकार के आवेश की संकल्पनाएं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। जो धन आवेश और ऋण आवेश की संकल्पनाएं हैं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? निष्कर्ष है हम इस प्रकार कूलाम का नियम का न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य होता है। जो कूलाम का नियम होता है न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य होता है। अगला नोट्स देखेंगे तो व्यापक रूप में कूलाम के नियम का आवेश सदिश रूप। तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R² R कैप साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम R कैप बराबर देखेंगे तो वेक्टर R अपन R होता है। तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R क्यूब इंटू वेक्टर R। अगला हम लोग चलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक निकल कई आवेशों से मिलकर बनता है तो किसी एक आवेश पर कायिक परिणाम बल सदिश आवेश द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे माना एक निकाय Q1 Q2 Q3 अनंत तक से मिलकर बना है। इसे ये वाला देख रहे हैं अनंत तक Q1 Q2 Q3 अनंत तक है। यदि Q1 बराबर
यदि Q1 पर Q2, Q3, Q4 डाटा द्वारा बनाए गए बल F12, F13, F14 F1m है, मतलब अनंत है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार वेक्टर F बराबर वेक्टर F1, 1, 2, वेक्टर F1, 2, 3, वेक्टर F1, 4 वेक्टर F1m, मतलब अनंत। यदि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश Q12 या Q3 के सापेक्ष Q13 वेक्टर है, यदि इनके अनुदिश एकांक सदिश R12, R13 है, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R13 का स्क्वायर R13 प्लस ऐसे ही हो जाएगा। तो इससे हमारा सूत्र बनता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 का क्यूब R12 वेक्टर में प्लस Q1 Q2 R13 क्यूब R13 वेक्टर प्लस ये हमारा सूत्र हो गया। तो हम लोग अब यहीं पर इस वीडियो को बंद करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो को इस पर बंद करते हैं।